हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 3 कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, इसमें से हमने बहुत सारे चैप्टर हल कर लिए हैं। आज हम इसमें शुरू करेंगे अध्याय 6 मौसम और ऋतु। इससे पहले के चैप्टर आपने हमारे चैनल पर देख लिए होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाकर के सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने सभी गतिविधि और सारे ही प्रश्नोत्तर जो पाठ के अंदर और बाहर दिए हुए हैं, सारे ही प्रश्नोत्तर हल करवाए हैं। शुरू करते हैं मौसम और ऋतु। सबसे पहले इसमें दे रखा है यात्रा का अनुभव। सुबह सभी बच्चे स्कूल परिसर में एकत्र हुए और उनकी बस जैसलमेर के मोहनगढ़ से रवाना हुई। जैसे ही बस आगे बढ़ी, बच्चों ने गर्म धूप और तेज गर्म हवा को महसूस किया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, जिनको धोरे कहते हैं, फैले हुए थे। स्टूडेंट्स, जो रेत के टीले होते हैं उनको धोरे कहा जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उन्हीं के बीच ऊंची ऊंची पवन चक्कियाँ थी। बच्चों ने खिड़कियों से बाहर देखा और आश्चर्य से कहा, इतने बड़े बड़े पंखे, ये किस लिए है? तो पास ही बैठी अध्यापिका बोली, बच्चों, ये पंखे घूमते हुए बिजली बनाते हैं। हवा में उड़ती धूल और रेत कभी कभी उनकी खिड़कियों से अंदर भी आ जाती थी, जिससे वे अपनी आंखें मलने लगते। गर्मी के कारण सभी को बार बार प्यास लग रही थी। वे अपनी पानी की बोतलें जल्दी जल्दी खाली कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने ऊँटों के झुंड भी देखे, जो रेगिस्तान में चलते हुए बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर है ट्रेन से सफ़र। लगभग 1-1.5 घंटे की यात्रा के बाद बच्चे जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार हुए। जैसे ही ट्रेन ने जैसलमेर से प्रस्थान किया, बच्चों को धीरे धीरे मिट्टी के रंग में बदलाव दिखने लगा। पहले केवल पीली और सुनहरी रेत दिखाई देती थी, अब यहाँ कुछ हरे भरे पौधे और छोटे पेड़ भी दिखने लगे। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर देखते हुए बच्चे यह अनुभव कर रहे थे कि कैसे भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी और वे आबू रोड के नज़दीक पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि मौसम हल्का ठंडा होने लगा है। सूरज ढलने के साथ ही ठंडी हवाएं चलने लगी, जिससे कुछ बच्चों ने अपनी शॉल और स्वेटर निकाल लिए। सभी के चेहरे पर रोमांच और उत्सुकता थी कि माउंट आबू में कैसा मौसम मिलेगा। अब है माउंट आबू में आगमन। कि माउंट आबू में जब वो पहुंचते हैं, वहाँ का वर्णन है यहाँ। रात को ट्रेन आबू रोड स्टेशन पहुंची, जहाँ से बच्चों को बस से माउंट आबू की पहाड़ियों की ओर ले जाया गया। जैसे ही बस पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी, तो बच्चों ने महसूस किया कि हवा ठंडी हो गई है। कुछ बच्चों ने खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा तो चारों तरफ हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झीलें और हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई दी। यहाँ का वातावरण शांत, नमीयुक्त और ताजगी भरा था, जो जैसलमेर के गर्म और शुष्क मौसम से बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो कुछ बच्चों ने हल्की ठंड महसूस की और स्वेटर पहन लिए। जिज्ञासा ने आश्चर्य से कहा, अभी कल ही तो हम इतनी गर्मी में थे और अब ठंड लग रही है। माउंट आबू में बच्चों ने अपनी यात्रा की पहली रात बिताई, लेकिन उनके मन में अभी भी यात्रा के रोमांच की बातें चल रही थी। उन्होंने अपनी डायरी में इस यात्रा के अनुभव को लिखने का निर्णय लिया, ताकि वे याद रख सकें कि कैसे उन्होंने एक ही राज्य में 2 अलग अलग मौसम और प्राकृतिक परिवेश को अनुभव किया। जिज्ञासा आपसे पूछ रही है कि क्या आपने अपने शहर के मौसम में कोई बदलाव महसूस करते हैं? क्या आप अपने शहर के मौसम में कोई बदलाव महसूस करते हैं? तो हमने ये बच्चों आप सबसे ये प्रश्न है और आपका ये व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है। यदि आपने इस शहर में मौसम के बदलाव में महसूस करते हैं, जैसे तापमान में वृद्धि या कमी, वर्षा के पैटर्न में बदलाव या चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि, तो इसका उल्लेख करना है। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है, हाँ, मैं अपने शहर में मौसम में बदलाव महसूस करता हूँ। गर्मियाँ पहले से ज़्यादा गर्म हो गई हैं और सर्दियों का मौसम छोटा हो गया है। प्रश्न नंबर 2 उसका है, जैसलमेर से माउंट आबू जाने के रास्ते में कौन कौन से शहर आए?
पाठ में जैसलमेर से माउंट आबू तक की यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें जैसलमेर रेलवे स्टेशन से ट्रेन द्वारा आबू रोड तक, फिर बस द्वारा माउंट आबू तक का सफ़र शामिल है। इस पाठ में जैसलमेर और माउंट आबू के बीच आने वाले किसी विशिष्ट शहर का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल आबू रोड का ही जिक्र है, जो माउंट आबू के पास एक रेलवे स्टेशन है। फिर है गतिविधि 1। मोहनगढ़ से माउंट आबू तक के रास्ते में मौसम कैसे बदलता गया, चर्चा कर लिखिए। तो ये गतिविधि है बच्चों। मोहनगढ़ से माउंट आबू तक की यात्रा में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। जैसलमेर या मोहनगढ़ रेगिस्तानी क्षेत्र। यात्रा की शुरुआत में बच्चों को गर्म धूप, तेज गर्म हवा और रेत के टीले मिले। यहाँ का मौसम शुष्क और गर्म था। जैसलमेर से आबू रोड तक जो ट्रेन से यात्रा की, तो जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, मिट्टी के रंग में बदलाव आया और हरे भरे पौधे और छोटे पेड़ दिखने लगे। मौसम धीरे धीरे हल्का ठंडा होने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। और माउंट आबू जो पर्वतीय क्षेत्र था, माउंट आबू पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई। चारों तरफ हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, झीलें और पहाड़ियां दिखी। यहाँ का वातावरण शांत, नमीयुक्त और ताजगी भरा था, जो जैसलमेर के विपरीत था। बच्चों को ठंड महसूस हुई और उन्हें स्वेटर पहनने पड़े। फिर है जैसलमेर और माउंट आबू के मौसम की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमने तुलना के लिए सारणी बनाई है बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले हमने तापमान लिखा है। जैसलमेर में गर्म और शुष्क और माउंट आबू में ठंडा और नमीयुक्त। वर्षा जैसलमेर में कम और माउंट आबू में अधिक हरियाली से अनुमान लगाया गया। नमी जैसलमेर में कम थी और माउंट आबू में अधिक थी। वनस्पति रेत के टीले, कम वनस्पति थी और माउंट आबू में हरे भरे जंगल और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। रहन सहन, यहाँ ऊँटों का उपयोग किया जाता है और यहाँ पर्वतीय जीवन है। पहनावा हल्के कपड़े और यहाँ गर्म कपड़े, स्वेटर या शाल। भाषा, यहाँ राजस्थानी स्थानीय बोली बोली जाती है जैसलमेर में, और यहाँ भी राजस्थानी स्थानीय बोली बोली जाती है। ठीक है। अब है मानचित्र में रंग भरिए। राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको रंग भरना है। बच्चों को राजस्थान का एक खाली नवीनतम मानचित्र दें। उसमें वे रेगिस्तानी, पहाड़ी और मैदानी वाले क्षेत्रों को अलग अलग रंगों से भरें और उनकी भौगोलिक विशेषताएं बताएं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 41 जिला मानचित्र जो राजस्थान का नया है यहाँ दिखाया है। इस तरह से आप अलग अलग रंग देख करके भर सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। फिर है राजस्थान का भौतिक विभाजन। इसी के अनुसार आप यहाँ भी इसके अनुसार दिखा सकते हैं। अब है रेगिस्तानी क्षेत्र। पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ हिस्सा। विशेषताएं क्या हैं? रेत के टीले, कम वर्षा और शुष्क जलवायु। और पहाड़ी क्षेत्र में दक्षिणी राजस्थान में आते हैं, जैसे अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र, माउंट आबू, उदयपुर। और यहाँ की विशेषताएं हैं पहाड़, जंगल, झीलें, ठंडी जलवायु। और मैदानी क्षेत्र में यहाँ क्या है? पूर्वी राजस्थान में ये मैदानी क्षेत्र है, जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर। और विशेषताएं हैं उपजाऊ भूमि, नदियाँ और सामान्य जलवायु। ठीक है। अब है मौसम। मौसम के कई प्रकार होते हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात। प्रत्येक मौसम के विभिन्न घटक, जैसे तापमान कितना है, बादल हैं या नहीं, हवा में नमी कितनी है, खुश्क है, हवा हल्की बह रही है या तेज, किस दिशा में चल रही है, आदि। मोहनगढ़ से माउंट आबू तक आने के दौरान आप सभी ने अलग अलग तरह के मौसम का अनुभव किया है। जिस तरीके से मौसम के बारे में बताया जाता है उसे मौसम चार्ट कहते हैं, जिससे किस दिन कैसा मौसम था उसकी जानकारी मिलती है। तो बच्चों, मौसम चार्ट आप भी बना सकते हैं, उससे सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं मौसम के बारे में। जानकारी के लिए कुछ संकेतों का उपयोग करेंगे, जैसे मौसम की जानकारी का जिस दिन आकाश में सफ़ेद बादल हों, ख काले बादल हों, ग बारिश हो, घ ओस हो, न तेज हवा पूरब से पश्चिम की ओर चली तो, और च पश्चिम से पूर्व की ओर चली तो, और छ या दक्षिण से उत्तर की ओर चली, या फिर ज उत्तर से दक्षिण की ओर चली तो। ऐसी ही हल्की हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चली तो, और उत्तर से दक्षिण की ओर चली तो। गर्मी हो और ठंड हो। इतने सारे ये मौसम की जानकारी और मौसम को बताने वाले संकेत हैं,
बादल के संकेत, सफ़ेद बादल के संकेत, बारिश वाले बादल के संकेत, तीर का निशान ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है ना, अलग अलग तीर दिए हुए हैं और सूर्य का निशान भी दिया हुआ है। इस तरह से आप इन संकेतों का उपयोग कर सकते हैं। गतिविधि 2, यहाँ मौसम का एक सप्ताह चार्ट दिया हुआ है। चार्ट देखकर बताओ किस दिन काले बादल थे और बारिश हुई और किस दिन धूप रही एवं ओस कब पड़ी। यहाँ देखिए, शनिवार को सफ़ेद बादल हैं, रविवार को तीर का चिन्ह है, सोमवार को सूरज है, मंगलवार को यहाँ छोटे छोटे गोले बनाए हुए हैं, बुधवार को भी यहाँ बादल, गुरुवार को यहाँ नीचे की तरफ तीर दिखाया है और शुक्रवार को बादल के साथ बारिश की संकेत भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ देखिए, काले बादल और बारिश, शुक्रवार को काले बादल थे और बारिश हुई। शुक्रवार को देखिए यहाँ पर काले बादल थे और बारिश हुई, ठीक है। धूप, सोमवार को धूप रही। सोमवार को देखिए कहाँ है सोमवार, जहाँ सन चमक रहा है, अपना सूरज चमक रहा है, ठीक है। फिर ओस, मंगलवार को ओस पड़ी, ओस और सफ़ेद बादल। शनिवार को ओस और सफ़ेद बादल रहे। तो 2 दिन, मंगलवार और शनिवार। यहाँ देखिए शनिवार और मंगलवार कहाँ है, ये शनिवार और ये मंगलवार, ये ओस पड़ी है दोनों जगह। फिर है तेज हवा। रविवार को तेज हवा पश्चिम से पूरब की ओर चली और गुरुवार को तेज हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चली। तो रविवार को पश्चिम से पूरब की ओर, रविवार को देखिए तीर इधर है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर। और इसके बाद में गुरुवार को उत्तर से दक्षिण। गुरुवार को देखिए, गुरुवार को उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे जा रहा है ना तीर, तो ये उत्तर से दक्षिण हो गया। उसके बाद में सफ़ेद बादल और हल्की हवा। बुधवार को सफ़ेद बादल रहे और हल्की हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चली। ये बुधवार को हल्के बादल है लेकिन तीर दिखाया है, तो तीर को हम देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर दिखाया गया है। फिर है गतिविधि 3। इसी तरह आप अपनी पुस्तिका में 7 दिन का मौसम चार्ट बनाओ। अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा को 4 समूह में बांट लीजिए। पहला समूह माह के पहले सप्ताह का, दूसरा समूह दूसरे सप्ताह का चार्ट बनाएं। इसी प्रकार तीसरा व चौथा समूह तीसरे और चौथे सप्ताह का बनाएं। अब इन चारों सप्ताह के चार्ट को एक साथ रखकर विश्लेषण करके देखें पूरे महीने में कितने दिन बादल थे, कितने दिन तेज हवा चली, कितने दिन गर्म थे और क्या ओस गिरी आदि, ठीक है। गतिविधि 3 का जो उत्तर है वो हमने यहाँ आपकी सहायता के लिए लिख दिया है। गतिविधि 3 में आपको अपनी पुस्तिका में 7 दिन का मौसम चार्ट बनाने के लिए कहा है। आप अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा को 4 समूह में बांटकर प्रत्येक समूह को एक सप्ताह का चार्ट बनाने के लिए कह सकते हैं। फिर इन सभी चार्टों को एक साथ रखकर पूरे महीने का मौसम का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कितने दिन बादल थे, कितने दिन तेज हवा चली, कितने दिन गर्म थे, कब ओस गिरी। यह एक व्यावहारिक गतिविधि है जिसे खुद आपको करना है। अब है बदलता मौसम और उनके प्रभाव। मौसम के विभिन्न पहलुओं से यह समझ में आया कि मौसम हर दिन बदल सकता है। क्या मौसम केवल कुछ दिनों के लिए बदलता है या लंबे समय तक स्थिर रहता है? जैसे कि गर्मी में लगातार तेज धूप और सर्दियों में कई हफ्तों तक ठंड होती है। हर साल एक निश्चित समय पर गर्मी, सर्दी और बारिश आती है। जब कोई मौसम लंबे समय 2-3 महीने तक बना रहता है तो उसे हम ऋतु कहते हैं। रोजाना अगर मौसम बदलता है कि सुबह बारिश हो गई और शाम को नहीं हुई तो वो मौसम कहलाता है, लेकिन अगर ये 2-3 महीने तक एक जैसा रहता है तो उसको हम ऋतु कहते हैं। जैसे मई से जुलाई तक गर्मी। क्या आप मौसम के बदलाव को पहचान कर 2 मौसम की, जैसे गर्मी और सर्दी, विशेषताएं लिख सकते हो? इससे हम समझ सकते हैं कि मौसम अस्थायी होता है और यह समय समय पर बदलता रहता है। मौसम के बदलाव को पहचानकर गर्मी और सर्दी की विशेषताएं इस प्रकार है। गर्मी यानी कि ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं इसको। गर्मी के मौसम में लगातार तेज धूप होती है, तापमान अधिक होता है और दिन गर्म होते हैं। यह आमतौर पर मई से जुलाई तक रहता है। सर्दी ऋतु या शीत ऋतु। सर्दी के मौसम में कई हफ्तों तक ठंड होती है, तापमान कम होता है और दिन ठंडे होते हैं। यह मौसम आमतौर पर एक निश्चित समय पर आता है, जैसे कि गर्मी और बारिश के बाद। फिर है गतिविधि 4। कक्षा में 4 समूह बनाकर चर्चा कीजिए। क्या मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम यानी कि महीनों के अनुसार बदलता है और क्या बदलाव आप देख पाते हैं? शिक्षिका इसमें कैलेंडर के उपयोग हेतु बच्चों को प्रोत्साहित करें।
हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है ना, हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा करने देनी है और एक पोस्टर बनाना है। इसके आंसर में हमने लिखा है, इसके उत्तर में कक्षा 4 में, हाँ, मौसम हर वर्ष एक निर्धारित क्रम में बदलता है, जैसे सर्दी, गर्मी, सर्दी, वर्षा और बसंत या पतझड़। हम तापमान, दिन की लंबाई, पेड़ों की स्थिति, जानवरों के व्यवहार, हमारे कपड़ों और खान पान में बदलाव देख पाते हैं। हर समूह को अपनी ऋतु के बारे में चर्चा करनी है और एक पोस्टर बनाना है। तो यह एक समूह गतिविधि है जहां प्रत्येक समूह अपनी आवंटित ऋतु पर चर्चा करेगा और उसकी विशेषताओं को दर्शाते हुए एक पोस्टर बनाएगा। जैसे यहाँ गर्मी का एक चार्ट पोस्टर, सर्दी के बारे में, फिर बसंत के बारे में और फिर बरसात के बारे में। ठीक है ना, 4 पोस्टर हमने बनाए। इस तरह के आप भी बना सकते हैं। फिर इसमें देखिए, पोस्टर बनाने के बाद में समूह चर्चा करके निम्न सारणी को भरिए। मौसम की जानकारी। गर्मी, पेड़ पौधों की स्थिति, जैसे सूखे हरे भरे तो हरे भरे फूल फल लगते हैं गर्मी में। ठीक है ना। जानवरों का व्यवहार कैसा होता है, अधिक सक्रिय, पानी की तलाश में रहते हैं। कपड़े और खान पान, हल्के सूती कपड़े और ठंडे पेय पीते हैं, ठंडे चीज पीते हैं गर्मियों में, है ना। और त्योहार कौन कौन से आते हैं, होली, ईद और रक्षाबंधन। कोई मुहावरा या लोकोक्ति, तो गर्मी की छुट्टी। और सर्दी में क्या होता है, पत्ते झड़ते हैं, पतझड़, कुछ पौधे सूखते हैं, कम सक्रिय होते हैं सभी, ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म भोजन करते हैं। दिवाली और क्रिसमस और लोहड़ी आते हैं और ठंड में ठिठुरना। वर्षा में क्या होता है, हरे भरे नए पत्ते आते हैं, बारिश से बचाव, कुछ जानवर प्रजनन करते हैं, रेनकोट और छाता और गर्म पकवान खाते हैं। तीज, ओणम और गणेश चतुर्थी आते हैं यहाँ पर। और सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, ये लोकोक्ति है यहाँ। फिर है बसंत या पतझड़, नए पत्ते आते हैं, बसंत के में पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ होता है। प्रजनन काल होता है, भोजन संग्रह होता है। मौसम के अनुसार हल्के या गर्म ठंडे कपड़े पहना जाते हैं। बसंत पंचमी और दशहरा यहाँ आता है और बसंत ऋतु बहार, ये कहावत है। आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है और क्यों? उपयुक्त गतिविधि में आप समझ सकते हैं ऋतुओं का बदलाव हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे कि गर्मियों के दिन लंबे और तापमान अधिक होता है, सर्दियों में सूरज जल्दी डूबता है और ठंड बढ़ती है, जबकि वर्षा ऋतु में वातावरण ठंडा और नमीयुक्त हो जाता है। यह बदलाव हमारे कपड़ों, भोजन, त्योहारों और दैनिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो इसका यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है और इसका उत्तर व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करता है। तो बच्चों, आपको पता नहीं गर्मी पसंद है या सर्दी। उदाहरण के लिए मुझे तो बसंत ऋतु सबसे अधिक पसंद है, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना रहता है, ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। चारों ओर हरियाली और फूलों की सुंदरता मन को शांति देती है। यह नई शुरुआत और ऊर्जा का प्रतीक है। अब है गतिविधि 5, बदलते मौसम का जरूरतमंदों पर प्रभाव। हम जरूरतमंदों की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। और ठंड में जरूरतमंद को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान हेतु एक सूची बनाओ। तो यहाँ पर देखिए, ठंड में जरूरतमंदों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़ों की कमी हो जाती है। ठंड के कारण होने वाली बीमारियों का खतरा होता है, जैसे सर्दी, खांसी, निमोनिया। रात में सोने के लिए सुरक्षित और गर्म आश्रय की कमी हो जाती है। गर्म भोजन और पानी की कमी हो जाती है। ठंड के कारण काम करने में असमर्थता होती है, जिससे आय प्रभावित होती है। हम जरूरतमंदों की मदद कैसे कर सकते हैं। पुराने या नए गर्म कपड़े दे सकते हैं, कंबल और शॉल दान कर सकते हैं। अस्थायी आश्रय या रैन बसेरों की व्यवस्था में सहायता करके, गर्म भोजन और पेय पदार्थ जैसे चाय, सूप वितरित करके, ठंड से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान करके, जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए जागरूक करके और आवश्यक जानकारी प्रदान करके। अब है अनुकूलन, ऋतुओं के अनुसार एक प्रक्रिया। ऋतुओं में परिवर्तन के कारण जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य अपने जीवन में कई तरह के बदलाव करते हैं। यह अनुकूलन उन्हें जीवित रहने और अपने पर्यावरण में सहज, आरामदायक तथा संतुलित रहने में मदद करता है। यह बदलाव क्यों और कैसे होता है, आओ जानें। अनुकूलन और इसके कारण। तापमान में परिवर्तन पहला है। सर्दी में ठंड से बचने के लिए, गर्मी में शरीर को ठंडा रखने के लिए यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। गर्मी में पसीना आना ताकि शरीर ठंडा रहे, और इसका एक उदाहरण है। फिर है भोजन की उपलब्धता।
कुछ जीव सर्दियों में भोजन की कमी के कारण प्रवास या शीत निद्रा में चले जाते हैं और जैसे ही सर्दी आते ही घर में घरेलू छिपकली कहीं गायब हो जाती है। सांप, मेंढक आदि बिल व जमीन में छिप जाते हैं। जल की उपलब्धता। गर्मियों में पानी की कमी होने पर कुछ जीव कम सक्रिय हो जाते हैं तथा पानी की बचत करने के लिए शरीर में विशेष बदलाव लाते हैं। प्रजनन और वृद्धि। कुछ पौधे और जानवर विशेष ऋतु में ही प्रजनन करते हैं क्योंकि वह समय उनके लिए अनुकूल होता है। आजीविका और रहन सहन। मनुष्य भी अपने पहनावे, खान पान और दैनिक गतिविधियों में मौसम के अनुसार बदलाव करता है। अब है विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जीवों का अनुकूलन। तो पहले है ऋतु, यहाँ गर्मी ऋतु और जीव जंतुओं का अनुकूलन, पेड़ पौधों का अनुकूलन और ऋतुओं में मनुष्यों के बचाव के उपाय। तो यहाँ सबसे पहले हम जीव जंतुओं का अनुकूलन देखते हैं। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन को वसा के रूप में जमा करता है जिससे लंबे समय तक पानी की जरूरत नहीं होती। कुत्ते और भेड़िए अपने जीभ बाहर निकालकर शरीर को ठंडा रखते हैं। कुछ जीव जैसे घोंघे, मेंढक ग्रीष्म ऋतु में निद्रा में चले जाते हैं, ग्रीष्म निद्रा में, है ना। और पेड़ पौधों का क्या होता है? कैक्टस अपने पत्तों को कांटों में बदलकर पानी की बचत करता है। आम और लीची जैसे फल गर्मी में पकते हैं। फिर बचाव के उपाय क्या है? हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं मनुष्य, ठंडे पेय और ताजे फल खाते हैं, दोपहर में बाहर निकलने से बचते हैं। फिर है सर्दी ऋतु। सर्दी में क्या होता है? ध्रुवीय भालू और पेंगुइन की त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत होती है जो ठंड से बचाती है। भालू, सांप और गिलहरी शीत निद्रा में चले जाते हैं। कुछ पक्षी जैसे साइबेरियन क्रेन गर्म देशों की ओर प्रवास करते हैं। फिर पेड़ पौधों में क्या होता है? देवदार और चीड़ जैसे पेड़ सदाबहार होते हैं और अपनी पत्तियां नहीं गिराते। कुछ पेड़ जैसे गुलमोहर ठंड में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी की बचत हो सके। और ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्म भोजन और तेलीय चीजें खाते हैं, अलाव और हीटर का उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु में क्या होता है? मेंढक और केंचुए नमी बढ़ने पर अधिक सक्रिय हो जाते हैं। मच्छर, कीड़े मकोड़े इस मौसम में तेजी से प्रजनन करते हैं। बतख और जल पक्षी जलरोधी पंखों के कारण आसानी से पानी में रह सकते हैं। और फसलों में क्या होता है? धान और गन्ने जैसी फसलें वर्षा ऋतु में तेजी से बढ़ती हैं। काई और फफूंद गीली सतहों पर अधिक पाई जाती है। और बचाव के लिए छाते और रेनकोट का उपयोग करते हैं, गीले स्थानों से बचते हैं, गर्म और सूखा भोजन पसंद करते हैं। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन के अनुसार अनुकूलन जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब है गतिविधि 6, चर्चा करें। मौसम के प्रभाव, लू, सर्दी से बचाव और आपदा प्रबंधन। गर्मी, सर्दी और बारिश में स्वस्थ रहने के लिए क्या सावधानी लेनी चाहिए। और दूसरा है चार्ट बनाइए जिसमें एक तरफ समस्या, लू, ठंड, तेज बारिश और दूसरी तरफ समाधान हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए गर्मी, सर्दी और बारिश में स्वस्थ रहने के लिए सावधानियां। लू से बचाव, धूप में बाहर निकलने से बचें, खासकर दोपहर के समय। हल्के, ढीले और सूती वस्त्र पहनें। पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ जैसे नींबू पानी, छाछ आदि पीते रहें। सिर को ढककर रखें, टोपी या दुपट्टे द्वारा। सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने जैसे ऊनी कपड़े और जैकेट। गर्म पेय पदार्थ और पौष्टिक आहार लें। अपने हाथों को बार बार धोकर स्वच्छता बनाए रखें और पर्याप्त नींद लें। बारिश से बचाव, छाता या रेनकोट का प्रयोग करें। बारिश में भीगने से बचें और गीले होने पर तुरंत कपड़े बदलें। उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी पिए। मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी और रिपेलेंट का उपयोग करें। अब है चार्ट समस्या और समाधान का। तो इसमें समस्या एक साइड में समाधान दे रखी है, ये देखिए, ये समाधान और समस्या। तो समस्या है लू, पर्याप्त पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और धूप से बचें। ठंड में गर्म कपड़े पहनें, गर्म पेय लें, स्वच्छता बनाए रखें। तेज बारिश में छाता, रेनकोट का प्रयोग करें, भीगने से बचें और स्वच्छ पानी पिएं। ठीक है। अब है धूप से सुरक्षित रहें, अपनी टोपी पहनो, बहुत सारा पानी पीना, छाया में खेलें, सनस्क्रीन लगाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। शीतलहर से बचाव हेतु इन बातों का ध्यान रखें। घर में ठंडी हवा प्रवेश रोकने के लिए दरवाजे खिड़कियों को ठीक से बंद कर लें। शीतलहर के समय बुजुर्गों, नवजात शिशुओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। स्वयं को शीतलहर से बचाने के लिए गर्म कपड़े, दस्ताने और टोपी का प्रयोग अवश्य करें। बरसात के मौसम के लिए सुरक्षा सुझाव। मौसम के बारे में अपडेट रहें, अपने छाते और रेनकोट तैयार रखें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और सड़कों से गुजरने से बचें और अपनी जल आपूर्ति की जांच कर लें। खुले या गीले बिजली के तारों को नहीं छुएं। विशेष रूप से गीली सड़कों पर सावधानी से वाहन चलाएं। खुद को साफ रखें और साबुन और पानी से धोएं।
समग्र रूप से यह समझा जा सकता है कि मौसम, ऋतुएं और जलवायु पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के साथ साथ पृथ्वी की अपनी धुरी के झुकाव के कारण होते हैं। मौसम के पैटर्न सूर्य के कारण होते हैं। मौसम के पैटर्न का दीर्घकालिक औसत पृथ्वी पर जलवायु क्षेत्रों का निर्माण करता है। औसत क्षेत्रीय जलवायु मिलकर पृथ्वी की जलवायु बनाती है। पृथ्वी की परिक्रमा या अक्षीय झुकाव में परिवर्तन मौसम के पैटर्न पर प्रभाव डालते हैं। अगर ऋतुएं बहुत समय तक, लंबे समय तक कभी न बदलें तो क्या होगा और मानव जीवन कैसा होगा? इस प्रश्न पर आप अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए और उनके बारे में जानें। तो क्या गंभीर परिणाम होंगे? इसका उत्तर यहाँ से है। यह अगर ऋतुएं नहीं लंबे समय तक ना बदलें तो इसके मानव जीवन और पृथ्वी के पर्यावरण पर गंभीर परिणाम होंगे। पहला प्रभाव है कृषि पर प्रभाव। यदि ऋतुएं नहीं बदलेंगी तो फसलों के उगने का चक्र बाधित होगा। कुछ फसलें जो विशेष ऋतुओं में उगती हैं वे नहीं उग पाएंगी, जिससे खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। पौधों और जानवरों का जीवन चक्र ऋतुओं पर निर्भर करता है। यदि ऋतुएं स्थिर हो जाएं तो कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास और भोजन के स्रोतों को खो सकती हैं, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी। जल चक्र पर प्रभाव। वर्षा, बर्फबारी और वाष्पीकरण का पैटर्न बदल जाएगा, जिससे कुछ क्षेत्रों में सूखा और अन्य में बाढ़ आ सकती है। फिर है मानव जीवन शैली पर प्रभाव। लोगों की जीवन शैली, कपड़े, त्योहार और आर्थिक गतिविधियां ऋतुओं से जुड़ी हुई हैं। ऋतुओं के न बदलने से इन सभी पहलुओं में बड़े बदलाव आएंगे। जलवायु परिवर्तन का त्वरण। यदि कोई एक ऋतु लंबे समय तक नहीं बनी रहती है तो यह उस विशेष ऋतु से संबंधित चरम मौसमी घटनाओं को बढ़ा सकती है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी या ठंड, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और गंभीर हो सकती है। आपके व्यवहार का प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नीचे दी गई सारणी में लिखिए। आपका कौन सा व्यवहार आपके प्रियजनों को आपके पास लाता है और कौन सा दूर ले जाता है? आपको और आपके प्रियजनों को किस तरह से प्रभावित करता है? तो व्यवहार है पास ले जाने वाले व्यवहार, सम्मान करना, मदद करना, प्यार और समर्थन देना और साझा करना। और दोस्तों के साथ ईमानदारी, विश्वास, सहयोग, सुनना और साथ देना। और स्वयं के साथ आत्म देखभाल, सकारात्मक सोच, आत्मसम्मान और लक्ष्य निर्धारित करना। और दूर ले जाने वाले व्यवहार कौन से हैं? भाई बहनों के साथ झगड़ा करना, ईर्ष्या और झूठ बोलना और अनादर करना। और दोस्तों के साथ धोखा देना, गपशप करना, स्वार्थ और आलोचना करना। और स्वयं के साथ नकारात्मक, आत्मचर्चा, आलस्य, टालमटोल, आत्म विनाशकारी आदतें, यानी कि जो गंदी आदतें होती है ना, वो खुद के लिए ही नुकसान होती हैं। दूसरा है इसी तरह ये भी सोचिए और लिखिए कि आपके कौन से व्यवहार मौसम, हवा, पानी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अच्छा व्यवहार डालने वाले व्यवहार मौसम में पेड़ लगाना, ऊर्जा का संरक्षण, कम बिजली का उपयोग, प्रदूषण कम करना। पानी पर पानी बचाना, कम उपयोग करें पानी का, जल स्रोतों को साफ रखना, प्लास्टिक कम करना। फिर है हवा के साथ में वाहनों का कम उपयोग, पेड़ लगाना, उद्योग से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करना। और बुरा प्रभाव डालने वाले व्यवहार कौन से? वनों की कटाई करना, अत्यधिक ऊर्जा की खपत करना, यानी कि बिना बात पंखा चल रहा है, बिना बात लाइट जल रही है, प्रदूषण फैलाना और पानी के साथ में पानी बर्बाद करना, जल स्रोतों को प्रदूषित करना और प्लास्टिक कचरा फैलाना। और वाहनों के अत्यधिक उपयोग, कचरा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण फैलाना। ये बुरा व्यवहार डालने वाले बुरे व्यवहार हैं। ये चर्चा कर जानकारी को कक्षा में साझा कीजिए। हम मौसम के बदलाव को कैसे पहचानते हैं, कुछ उदाहरण बताओ। और दूसरा है गर्मी और सर्दी की विशेषताएं लिखो, दोनों की तुलना कर कक्षा में अपने अनुभव से जो इनसे जुड़े हों उन्हें साझा करो। ठीक है ना, 2 चीज़ यहाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए, मौसम के बदलाव को हम तापमान में परिवर्तन, हवा की गति और दिशा में बदलाव, बारिश या बर्फबारी की उपस्थिति और आसमान में बादलों की स्थिति को पहचानते हैं। उदाहरण के लिए गर्मी में तापमान बढ़ता है और हवा गर्म होती है, जबकि सर्दी में तापमान गिरता है और ठंडी हवा चलती है। साथ ही बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। फिर ख जो दे रखा है, इसमें गर्मी की विशेषताएं हैं उच्च तापमान, लंबे दिन, तेज धूप, शुष्क हवा कुछ क्षेत्रों में। और सर्दी की विशेषताएं हैं कम तापमान, छोटे दिन, ठंडी हवा, बारिश या बर्फबारी कुछ क्षेत्रों में, पाला और बर्फ। तुलना है, गर्मी में लोग हल्के कपड़े पहनते हैं और ठंडी चीजें पसंद करते हैं, जबकि सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म चीजें पसंद करते हैं। गर्मी में बाहर खेलना आसान होता है, जबकि सर्दी में ठंड के कारण बाहर खेलने में कठिनाई हो सकती है। फिर है अपना अनुभव लिखिए। गर्मी में दोपहर के समय बाहर खेलने में क्या कठिनाई होती है?
तो यहाँ देखिए, गर्मी में दोपहर के समय बाहर खेलने में अत्यधिक पसीना आना, डिहाइड्रेशन, थकान और लू लगने का खतरा रहता है क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक होता है। ख है, विद्यालय में पौधों का अवलोकन कीजिए और ऋतु के अनुसार उनमें होने वाले बदलावों पर चर्चा कीजिए। गर्मी में कुछ पौधे सूख सकते हैं, उनके पत्ते पीले पड़ सकते हैं, जबकि कुछ फूल खिलते हैं। सर्दी में कुछ पौधे पत्तियां गिरा देते हैं, जबकि कुछ नए अंकुर निकालते हैं या फूल देते हैं, जो ठंडे मौसम को पसंद करते हैं। और बारिश में पौधों में नई पत्तियां आती हैं और वे हरे भरे दिखते हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त पानी मिलता है। तो यहाँ तक आपका जो ये पाठ था ये कंप्लीट होता है। पाठ के अंदर की सारी गतिविधियां कंप्लीट हो जाती हैं। पाठ के अंदर के सारे प्रश्न उत्तर भी हमने करवा दिए हैं, पोस्टर बनवा दिए हैं और सारी ही गतिविधियां करवा दी हैं। इसके बाद में आपका शुरू होता है अभ्यास कार्य, ठीक है ना। सही उत्तर बताइए, जैसलमेर का जलवायु कैसी होती है? तो यहाँ सही ऑप्शन है ब, गर्म और शुष्क। माउंट आबू का मौसम कैसा था? तो यहाँ भी ब उत्तर सही है, ठंडा और नमी युक्त। तीसरा है, मौसम के बदलाव कैसे देखा जा सकता है? बादल और हवा से। यहाँ भी ब ऑप्शन सही है। फिर चौथा है, भारत में मुख्य रूप से कितनी ऋतुएं होती हैं? तो द ऑप्शन सही है, 6 ऋतुएं होती हैं। अब है सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। मौसम पूरे वर्ष तक एक जैसा रहता है, गलत। वर्षा ऋतु में हवा शुष्क होती है, गलत। गर्मी में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं, सही। माउंट आबू की जलवायु रेगिस्तानी होती है, गलत। ठीक है। अब है 3 से 4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है? तो यहाँ उत्तर देखिए। मौसम किसी स्थान पर कम समय के लिए होने वाली वायुमंडलीय स्थिति है, जैसे तापमान, हवा और वर्षा। यह प्रतिदिन बदल सकता है। और ऋतु एक लंबी अवधि की जलवायु स्थिति होती है जो वर्ष के निश्चित समय पर दोहराई जाती है, जैसे ग्रीष्म, शरद या वर्षा। ऋतुएं मौसमी चक्रों का हिस्सा होती हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों ने जैसलमेर से माउंट आबू की यात्रा के दौरान मौसम में किस प्रकार का बदलाव महसूस किया? जैसलमेर में बच्चों ने गर्म और शुष्क रेगिस्तानी मौसम का अनुभव किया, जहां तापमान अधिक था। और माउंट आबू पहुंचने पर उन्हें ठंडा और नमीयुक्त मौसम मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र की विशेषता है। इस बदलाव ने उन्हें राहत और ताजगी का अनुभव करवाया। प्रश्न नंबर 3 है, पेड़ पौधों और पशुओं पर ऋतु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप कुछ अनुभव बता सकते हैं? तो ऋतु परिवर्तन से पेड़ पौधों में फूलने, फलने और पत्तियों के झड़ने का चक्र प्रभावित होता है, जैसे कि बसंत में फूल खिलते हैं। पशु भी मौसम के अनुसार व्यवहार बदलते हैं, जैसे कि सर्दियों में कुछ जानवर शीत निद्रा में चले जाते हैं। मेरे अनुभव में वर्षा ऋतु में मेंढक अधिक सक्रिय हो जाते हैं और उनकी आवाजें बढ़ जाती हैं। इसके बाद है 10 से 12 वाक्यों में उत्तर दीजिए। भारत में विभिन्न ऋतुओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपने अनुभव साझा कीजिए। तो उत्तर देखिए, यहाँ देखते हैं अपन। भारत में 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के कारण लोग ठंडे पेय और हल्के कपड़ों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। वर्षा ऋतु खेती के लिए वरदान है, क्योंकि इससे फसलें बढ़ती हैं, लेकिन बाढ़ जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। शरद और वसंत में मौसम सुहावना होता है, जो त्योहारों जैसे दिवाली और होली के लिए उपयुक्त होता है। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और गर्म भोजन पसंद करते हैं। मेरे अनुभव में वर्षा ऋतु में मेरे गांव की धान की खेती भरपूर होती है और वसंत ऋतु में हमारे बगीचे में फूल खिलते हैं। ऋतुएं हमारे खान पान, वस्त्र और सामाजिक गतिविधियों को आकार देती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन चिंताजनक है? तर्क सहित उत्तर दें। ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन जैसे कि अनियमित वर्षा, अत्यधिक गर्मी या लंबी सर्दियां निश्चित रूप से चिंताजनक हैं। ये परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकते हैं, जो मानव गतिविधियों जैसे कि वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बढ़ता है। अनियमित वर्षा से किसानों की कमाई नष्ट हो सकती है, जिससे खाद्य संकट होता है। अत्यधिक गर्मी हीट वेव के कारण बनती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में भारत में गर्मियों का तापमान 45 डिग्री से अधिक हो गया है, जो सामान्य से कहीं अधिक है। दूसरी ओर लंबी सर्दियां, अनपेक्षित ठंड भी फसलों और मानव जीवन को प्रभावित करती है। ये बदलाव जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पौधे और जानवर मौसमी चक्रों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, आप अपनी पसंदीदा ऋतु का चित्र बनाइए और उसमें गतिविधियों को दिखाइए कि वे इस ऋतु में क्या करना पसंद करते हैं। जैसे गर्मियों में आइसक्रीम खाना, सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना और बरसात में कागज की नाव बनाना।
तो यह प्रश्न आपको पसंदीदा ऋतु का चित्र बनाने और उसमें ऋतु से संबंधित अपनी पसंद की गतिविधियों को दर्शाने के लिए कह रहा है। उदाहरण के तौर पर गर्मियों में आइसक्रीम खाना, सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना और बरसात में कागज़ की नाव बनाना जैसी गतिविधियां बताई गई हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे कि पहले तो अपने आपको आपकी पसंदीदा ऋतु चुनें कि आपको कौन सी ऋतु पसंद है, फिर उस ऋतु का चित्र बनाएं और अपनी पसंदीदा गतिविधियों को उसमें दर्शाएं। उदाहरण के लिए गर्मी में आइसक्रीम खाते हुए, तैरते हुए, साइकिल चलाते हुए या दोस्तों के साथ खेलते हुए, सर्दी में गुनगुनी धूप में बैठे हुए, गर्म कपड़े पहने हुए, आग के पास बैठे हुए, बरसात में कागज़ की नाव चलाते हुए, बरसात में भीगते हुए या छाता पकड़े हुए, वसंत में फूलों के बीच खेलते हुए और तितलियों को देखते हुए। यह प्रश्न आपकी रचनात्मकता और ऋतुओं के प्रति आपकी पसंद को दर्शाता है। चित्र के माध्यम से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ कुछ चित्र हैं, इसी के अनुसार आप भी बना सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 4। यदि आपको एक दिन के लिए सर्दी, गर्मी या बरसात में कहीं घूमने जाना हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो यह प्रश्न छात्रों के बीच एक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए है, जिसमें उन्हें अपनी पसंद के मौसम के अनुसार यात्रा स्थलों के बारे में बताना है। नीचे 3 छात्रों के संभावित उत्तर हैं। पहले छात्र ने जवाब दिया है सर्दी का। अगर मुझे एक दिन के लिए सर्दी में घूमने जाना हो तो मैं हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाना चाहूँगा। वहाँ मैं स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का आनंद ले सकता हूँ। सर्दी के मौसम में वहाँ बर्फ़ से ढका हुआ परिदृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। दूसरा विद्यार्थी कहता है गर्मी में अगर मुझे गर्मी में घूमने जाना हो तो मैं गोवा के समुद्र तटों पर जाना चाहूँगा। वहाँ समुद्र में तैराकी कर सकता हूँ और समुद्र तट पर आराम कर सकता हूँ। गर्मी के मौसम में वहाँ का समुद्र तट बहुत ही आकर्षक लगता है। और तीसरा विद्यार्थी बरसात में कह रहा है कि मुझे बरसात में घूमने जाना हो तो मैं केरल के पश्चिमी घाट पर जाना चाहूँगा। वहाँ झरनों और हरे भरे जंगलों का आनंद ले सकता हूँ। बरसात के मौसम में वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक लगती है। अब है परियोजना कार्य। यह खोज करो कि कौन से फल सब्जियां किस ऋतु में उपलब्ध होते हैं और क्यों। ठीक है। भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और प्रत्येक ऋतु में विशिष्ट तापमान, नमी और मिट्टी की स्थिति के कारण अलग अलग फल और सब्जियां उपलब्ध होती हैं। मौसमी फल और सब्जियां न केवल ताज़ी और पौष्टिक होती हैं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होती हैं, क्योंकि इन्हें कृत्रिम तरीकों से उगाने की आवश्यकता कम होती है। विभिन्न ऋतुओं में उपलब्ध फल और सब्जियां तथा उनके उपलब्ध होने के कारण निम्नलिखित हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो अप्रैल जून में आती हैं, फल आम, तरबूज और खरबूजा, सब्जियां खीरा, भिंडी, बैंगन और टमाटर और लौकी। और कारण है ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, तेज धूप होती है जो रसीले फल और पानी से भरपूर सब्जियों के लिए उपयुक्त है। ये फल और सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती हैं और गर्मी से राहत देती हैं। वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर तक है, तो फल हैं जामुन, नाशपाती, सेब, अनार, अमरूद। सब्जियां हैं करेला, तोरई, परवल और कद्दू। उपलब्धता का कारण है वर्षा ऋतु में उच्च आर्द्रता और नियमित वर्षा होती है जो खरीफ की फसल और फलों के लिए आदर्श है। इसलिए उपयुक्त फल व सब्जियां इस मौसम में उगाई जाती हैं। शरद ऋतु जो अक्टूबर से नवंबर तक फल आते हैं, सेब, अनार, अमरूद, संतरा, अंगूर। सब्जियां पालक, मेथी, गाजर, मूली, शलजम। उपलब्धता का कारण है शरद ऋतु में मौसम सुहाना, नमी मध्यम होती है जो रबी की फसलों की शुरुआत के लिए उपयुक्त है। इसलिए उपयुक्त फल सब्जियां इस मौसम में उगाई जाती हैं। हेमंत ऋतु जो कि नवंबर से दिसंबर होता है, संतरा, स्ट्रॉबेरी, अनानास और चीकू, कीवी फल आते हैं। सब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, ब्रोकली और चुकंदर। और कारण है हेमंत में तापमान और नमी कम होने लगती है जो रबी फसलों और साइट्रस फसलों के लिए अनुकूल है। स्ट्रॉबेरी और संतरा जैसे फल ठंडे मौसम में पकते हैं। फूल गोभी और मटर जैसी सब्जियां कम तापमान में अच्छी तरह से विकसित होती हैं। ठीक है। शिशिर ऋतु जनवरी फरवरी, फल अंगूर, स्ट्रॉबेरी, संतरा, अनार, चीकू। सब्जियां पालक, मेथी, सरसों, गाजर, मूली। और कारण है शिशिर में ठंड अधिक होती है जो हरी पत्तेदार सब्जियों और साइट्रस फलों के लिए उपयुक्त है। अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल ठंडे मौसम में अपनी मिठास विकसित करते हैं। पालक और सरसों जैसी सब्जियां ठंड में तेजी से बढ़ती हैं। फिर है बसंत ऋतु जो मार्च और अप्रैल में होती है। उपलब्ध फल और सब्जियां हैं स्ट्रॉबेरी, पपीता, अनानास, चेरी, खजूर। और सब्जियां हैं गाजर, मूली, शकरकंद, बैंगन, मटर। और कारण है बसंत ऋतु में मौसम गर्म होने लगता है, प्रकृति के नवीनीकरण चरण में होती है। स्ट्रॉबेरी और पपीता जैसे फल इस समय में पकते हैं क्योंकि उन्हें हल्की गर्मी और नमी की आवश्यकता होती है। गाजर और मूली जैसी सब्जियां भी इस मौसम में अपनी जड़ें मजबूत करती हैं। फिर है साल भर उपलब्ध फल सब्जियां केला, नारियल, पपीता, आलू, प्याज, टमाटर।
ये फल सब्जियां विभिन्न जलवायु और मिट्टी में उग सकती हैं और आधुनिक कृषि तकनीकों जैसे ग्रीन हाउस के कारण साल भर उपलब्ध होती हैं। ठीक है, अब है विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवरों और उनके अनुकूल क्षमताओं का अवलोकन कर यहाँ लिखिए। अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए और सारणी में लिखिए। अलग अलग पर्यावरण में रहने वाले जानवर जैसे ऊंट, ध्रुवीय भालू, मगरमच्छ अपने वातावरण में कैसे अनुकूलित होते हैं। तो यहाँ हमने देखिए ऊंट के बारे में, जो ऊंट रेगिस्तान में रहता है उसके बारे में लिखा है। पानी के बिना लंबे समय तक रह सकते हैं। कुबड़ में बसा का भंडारण, रेत में चलने के लिए चौड़े पैर और रेत और धूल से बचने के लिए लंबी पलकें और नथुने बंद करने की क्षमता होती है। ध्रुवीय भालू, बर्फीला क्षेत्र, ठंड से बचने के लिए मोटी फर और बसा की परत, बर्फ पर पकड़ बनाने के लिए खुरदरे पंजे, शिकार करने के लिए उत्कृष्ट सूंघने की शक्ति। मगरमच्छ जल स्थल, नदी या दलदल में होता है। पानी में छिपने के लिए छलावरण वाला शरीर, शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत जबड़े और दांत, पानी में सांस लेने के लिए आंखें, कान और नथुने ऊपर की ओर। बंदर जंगल में, पेड़ों पर झूलने और चढ़ने के लिए लंबी पूंछ और मजबूत हाथ पैर, फल और पत्तियां खाने के लिए अनुकूलित दांत। मछली जल में रहती है। पानी में सांस लेने के लिए गलफड़े, तैरने के लिए पंख और सुव्यवस्थित शरीर होता है। फिर है हिरन, घास का मैदान में पाए जाते हैं। शिकारियों से बचने के लिए तेज दौड़ने की क्षमता, छलावरण वाला फर, घास खाने के लिए अनुकूलित पाचन तंत्र। हाथी जंगल में, भोजन और पानी के लिए सूंड का उपयोग, बड़े कान शरीर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, मजबूत पैर लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाते हैं। व्हेल मछली जो समुद्र में होती है, पानी में रहने के लिए सुव्यवस्थित शरीर, सांस लेने के लिए ब्लो होल, ठंडे पानी में रहने के लिए बसा की मोटी परत। ठीक है, अब है विभिन्न पर्यावरण में रहने वाले जानवरों उनके अनुकूलन क्षमताओं का अवलोकन कर यहाँ लिखिए। ऊंट, तो ये हमने लिख दिया है, ऊपर आपको बता दिया है, ये वापस हमने यहाँ लिखा है, आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर पूरा हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कौन कौन से जानवर में कौन कौन सी विशेषताएं या अनुकूलन पाए जाते हैं, ये भी हमने लास्ट वाले इस प्रश्न में देखा है। अगर आप इसको और सही ढंग से पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था, तो इसको आप धीरे धीरे समझ करके पढ़िए। और आगे के चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको नए नए चैप्टर मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करके कमेंट लिख करके बताएं कि आपने ये चैप्टर कहाँ तक समझा।